अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ारूक। आज हम ये वीक 3 का कंटेंट आपके सामने मैं डिस्कस करूंगा, बिजनेस रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स का। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ वो हम क्लास के दौरान डिस्कस करेंगे। आई होप आप में से जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे वो इन चीज़ों को बेहतर तौर पर समझेंगे। आज हम समझेंगे डाटा कलेक्शन के कौन से मेथड्स अवेलेबल हैं, सर्वेज, क्वेश्चनियर्स, इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप्स, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। ठीक है, साथ में आपके प्रोजेक्ट का भी अपडेट मैं आपसे पूछूंगा ड्यूरिंग द क्लास। तो सबसे पहली बात तो ये है कि डाटा कलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। आपने अब तक रिसर्च को समझा, रिसर्च की टाइप्स को समझा, सैम्पलिंग को समझा। अब जब आप डाटा कलेक्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंस है डाटा की वो ये है कि रिसर्च सर्व्स एज द कंपास ऑफ गाइडिंग आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। हम दुनिया को कैसे समझते हैं। मैंने जब आपको पहले लेक्चर में रिसर्च की डेफिनेशन की तो मैंने OECD की डेफिनेशन आपको बताई है कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक और क्रिएटिव प्रोसेस है जिसका मकसद दुनिया में नॉलेज को बढ़ाना है। सो जो दुनिया है वो रिसर्च के गिर्द घूमती है। आज हम इस लेवल पे जितनी एडवांसमेंट है, डेवलपमेंट है, ये बिकॉज ऑफ द डाटा है जो कि पुराने लोगों का हमारे पास अवेलेबल है। इस वजह से अमेरिका में, चाइना में लोग अरबों रुपया लगाते हैं लाइब्रेरियों के ऊपर, डाटा कलेक्शन के ऊपर, डाटा एनालिसिस के ऊपर। हर रिसर्च अदारे की क्रेडिबिलिटी के लिए अदारे बनाए जाते हैं, फंडिंग दी जाती है ताकि वो डाटा को कलेक्ट कर सकें, उसको इकट्ठा करें, इंसानी के प्रोग्रेस को रिकॉर्ड करें, ताकि अगला जो प्रोग्रेस है वो जो अगला बंदा आए वो वहां से शुरू करे जहां पिछले ने छोड़ा है, ना कि वो जीरो से शुरू करे। तो रिसर्च जो है ना दुनिया को गाइड करती है, और वो गाइड किस चीज पे करती है, डाटा के बेस पे करती है। इस वजह से डाटा का कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। सो दूसरी चीज वही है कि एट इट्स हार्ट रिसर्च इज अबाउट कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। नो डाटा नो रिसर्च। सो ये बड़ा जरूरी है कि खासतौर पर अगर आप PhD लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, MPhil लेवल पे रिसर्च कर रहे हैं, या मास्टर्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपके लिए डाटा का एनालाइज करना, उसको समझना बहुत जरूरी है। सो जो तीसरी चीज है वो ये है कि डाटा कलेक्शन इज फाउंडेशन अपॉन विच इनसाइट्स, डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस आर बिल्ट। ऑब्वियसली दुनिया में आज तक जितनी भी इनोवेशंस हुई हैं, डिस्कवरीज हुई हैं, वो डाटा पे हुई है। एक तरीके को किया, समझ आया कि यार ये काम नहीं करता, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, फिर 100 तक चले गए। अगर हम उन तरीकों को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो चांसेस आर हम बार बार एक ही तरीकों को करेंगे और इंसानियत की प्रोग्रेस नहीं होगी, वसाइल का ज़िया होगा, इंसानी वक्त का ज़िया होगा, जो चीज़ हमें चाहिए होगा वो काम नहीं करेगा। सो दुनिया में इस वक्त मेडिकल में जितनी भी रिसर्च चल रही है, जो रिसर्चर्स हैं वो जब कोई दवाई ईजाद करते हैं, कोई काम करते हैं, उसको फिर पब्लिश करते हैं, तो सब रिसर्चर्स को पता चलता है कि अच्छा ये काम इस वक्त दुनिया में यूजेबल है। बाकी जो दूसरा काम है वो वहाँ पे अमेरिका में ट्राई हुआ है तो हम नहीं करेंगे, हम अगले ऑप्शन की तरफ सोचते हैं। अच्छा, जो चौथा है जो इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन है वो ये है कि इट्स द प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म्स क्वेश्चंस इनटू आंसर्स, हाइपोथेसिस इनटू कंक्लूजंस। आपका जो लेक्चर 2 था इसमें मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे लिए बहुत क्लियर होना बहुत जरूरी है ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। ये ना हो हम हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्लियर, जब तक आपके पास सवाल सही नहीं है तब तक आपके पास जवाब सही नहीं आएगा। जब तक आपकी एजम्पशन सही नहीं है तब तक आप कंक्लूजन पे पहुंच ही नहीं सकते। तो जो डाटा है वो हमें इन चीज़ों को जानने में और समझने में हेल्प करता है। तो डाटा के मुख्तलिफ मेथड्स एग्जिस्ट करते हैं। हम इस वक्त जिनकी बातें करेंगे वो आपके अगले लेक्चर में, अभी इसी लेक्चर में हम थोड़ा सा इनका व्यू देंगे, उसके बाद हम इनकी मजीद मेथड्स को कमिंग लेक्चर्स में जानेंगे, एनालिसिस करना हम इनको जानेंगे। सो जो पहला है वो है सर्वेज एंड क्वेश्चंस। इसमें हम तीन चार चीज़ों की बात करेंगे, एक मेथड की बात करेंगे, स्ट्रेंथ की बात करेंगे, वीकनेसेस की बात करेंगे, और सूटेबल रिसर्च सिनेरियोज की बात करेंगे। तो मेथड क्या है सर्वे और क्वेश्चंस में? सर्विस क्वेश्चंस मेनली जो है ना स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जो कि पार्टिसिपेंट्स को पेश किए जाते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप अपनी राय दें। आप फॉर एग्जांपल आप जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो आपको व्हाट्सएप की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको ये जो व्हाट्सएप की कॉल थी ये कैसा लगा। आप कहते हैं अच्छा लगा, तो उनको लगता है कि भाई पूरी दुनिया में लोग खुश हैं, हमारी सर्विस सही जा रही है। अगर आप कहते हैं अच्छा नहीं लगा, तो फिर उनके लिए तहकीक का एक जवाब बन जाता है। किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, खाना खाते हैं, वो कहते हैं आपको खाना कैसा लगा, तो वो एक तरीका है सर्वे करने का, डाटा लेने का, जिससे वो खुद को मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हैं, आने वाले दिनों में भी खुद को तैयार करते हैं। तो सर्वेज और क्वेश्चनियर डाटा लेने का एक तरीका है। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? स्केलेबिलिटी है। स्केलेबिलिटी का मतलब ये है कि आप दुनिया में लाखों लोगों से पूछ सकते हैं। अब जो व्हाट्सएप है वो लेट से हर बंदे का इंटरव्यू लेने बैठ जाए कि आप व्हाट्सएप के बारे में क्या राय रखते हैं, वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। उसके बदले में जब आप कॉल करें, एक पॉपअप आ जाए कि आप सेटिस्फाइड हैं, आपके सेटिस्फाइड हूँ, तो ये दुनिया से लाखों करोड़ों लोगों से वो पूछते हैं। क्या है? स्केलेबल है। एक ही डाटा आता है उनके पास, उसको एनालाइज करते हैं, 1 सेकंड में मालूमात निकलती हैं। ठीक है। दूसरा क्या है? स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स। वही बात,
कि आप 1 से 10 तक सेलेक्ट करें, आप खुश हैं नहीं है, स्टैंडर्ड एक रिस्पॉन्स है, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि इसकी स्ट्रेंथ होती है, इसमें खर्चा नहीं होता। कौन सा आपको किसी को मैसेज भेज के रिस्पॉन्स लेने में खर्चा होता है। इंटरव्यूज में खर्चा होता है, फेस टू फेस जाना है, बंदे से मिलना है, ऑनलाइन भी मिलना है, किसी बंदे का वक्त लगेगा, ठीक है। कमजोरियां क्या है इसकी, समटाइम्स ये चीजें सुपरफिशियल होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स में इतनी गहराई नहीं होती। एक बंदे से अगर मैं खुश हूँ, वो बंदा कहता है यार खुश हूँ बट मजीद बेहतरी की गुंजाइश है। अब जो व्हाट्सएप आपसे पूछता है 1 से 10 तक खुशी का अपना जो, तो मजीद बेहतरी की गुंजाइश आप नहीं बता रहे, ठीक है। अब हो सकता है समटाइम्स ऐसा होता है कि आप किसी को कॉल कर रहे थे, आपकी कॉल का बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी, तो आपकी वजह से नहीं हो रही थी, जो अगला बंदा है उसका मोबाइल खराब था, उसका डाटा खराब था, या वो किसी ऐसे मुल्क में रहता था जैसे व्हाट्सएप चाइना में काम नहीं करता या सऊदीया में नहीं, तो वो कहेगा कि अरे उस मुल्क की पाबंदी थी। तो अब हो सकता है आपने बुरा रिस्पांस दिया, लेकिन अब व्हाट्सएप के नेटवर्क में मसला नहीं था, वहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी थी उनका इशू था। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि ये जो सर्वेज हैं इनकी एक वीकनेस होती है कि इनके जो इनसाइट्स होते हैं वो सुपरफिशियल होते हैं, उनमें इतनी गहराई नहीं होती। अगर आप गहराई में जाना चाहते हैं उस डाटा की टेक्निक्स को हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। सो बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि रिस्पॉन्स अक्सर ठीक भी नहीं होता। मतलब ये है कि कोई बंदा ऐसा होता था पढ़े बगैर रिस्पॉन्स दे दे, कोई बंदा ऐसा होता है समझे ही नहीं, ऐसी जान छुड़वाने के लिए उसको छोड़ दे। कोई बंदा ऐसा हो सकता है झूठ बोलना चाहे, बोल सकता है, ठीक है? तो ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से मोस्ट स्टडीज़ में जहाँ पे लोगों के पैसे के बारे में, इनकम के बारे में पूछा जाता है, अगर आप एक पब्लिक गैदरिंग में फैमिली में बैठे हैं, तो कोई बंदा छुपाएगा, ठीक है? तो अब जो उसकी तीसरी वीकनेस है वो है लैक ऑफ न्यूसेंस मे नॉट कैप्चर कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन। बिल्कुल, जो आपका सर्वे का डाटा होता है वो किसी खास कल्चर के बारे में नहीं बता सकता, उसके कॉन्टेक्स्ट को नहीं बता सकता कि एक बंदा दोस्तों में बैठ के फिल कर रहा है, एक बंदा कहाँ बैठ के फिल कर रहा है, बस आपने उसको इलेक्ट्रॉनिकली डाटा का रिस्पॉन्स दे दिया। सूटेबल कहाँ पे है, क्वांटिटेटिव डाटा जहाँ पे आपको चाहिए हो, डेमोग्राफिक्स का आपको डाटा चाहिए हो, जब आपके पास टाइम बहुत कम हो, रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड हो, तो सर्वेज और क्वेश्चनियर्स बेहतरीन टूल्स होते हैं डाटा कलेक्शन के लिए, ठीक है। तो अब हम जाते हैं, जो दूसरा तरीका है हमारे पास वो है इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स का। इसमें भी हम 4 चीजें देखेंगे कि मेथड क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, सूटेबल सिनेरियो क्या है जहां पे आप यूज कर सकते हैं। कोई भी दो इंसान जब किसी मकसद के तहत आपस में जाके बातचीत करते हैं उसको इंटरव्यू कहते हैं, ठीक है। इंटरव्यू इन्वॉल्व वन ऑन वन कन्वर्सेशन वाइल फोकस ग्रुप्स इन्वॉल्व्स ग्रुप डिस्कशन लेड बाय मॉडरेटर। इंटरव्यू में क्या होता है, एक बंदा दो बंदे आपस में बात करते हैं, ठीक है। जो फोकस ग्रुप होते हैं उसमें ये होता है कि किसी भी खास मामले के ऊपर 8-10 बंदों को एक बंदा बिठाता है और फिर उनकी राय इकट्ठा करता है, उसको फोकस ग्रुप बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ क्या है, कि स्ट्रेंथ इसकी सबसे बड़ी ये है कि आप डिटेल में पूछ सकते हैं। एक बंदा कहता है भाई मैं एक बंदे से खुश नहीं हूँ, तो आप पूछा क्यों खुश नहीं है, वो कहेगा मैं इसलिए खुश नहीं हूँ कि अपना वादा वफा नहीं करता। वो पूरी अपनी कहानी सुनाएगा कि मेरा दोस्त था, वहां से हमारी बात चली थी, क्योंकि वो इंटरव्यू में वो जितना बोलना चाहे बोल सकता है, तो आपको गहराई में मसले का हल पता चलता है। फिर आप उसे पूछ सकते हैं भाई हो सकता है आप अगले से खुश ना हो, लेकिन आपका अपना भी तो मसला हो सकता है, ठीक है। अब जो लोग हैं, जो फॉर एग्जांपल टेलीकॉम कंपनी है, किसी बंदे ने सर्वे पे डाटा दे दिया कि मैं खुश नहीं हूँ टेलीकॉम कंपनी से, ठीक है, तो बाद में जब आप उसका इंटरव्यू करेंगे तो पता चलेगा कि यार उसके पास बैलेंस ही नहीं था, वो इस वजह से खुश नहीं है। शायद वो ये चाहता हो कि भाई टेलीकॉम कंपनी मुझे मुफ्त में डाटा दे। तो अब आप जब आप इंटरव्यू करेंगे उस बंदे से मजीद जानेंगे तब आपको पता चलेगा कि भाई वो फिर आपको गहराई की इंफॉर्मेशन मिलती है जब आप इंटरव्यूज करते हैं। तो दूसरी चीज क्या होता है, क्लैरिटी होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है पार्टिसिपेंट की कि वो क्या है, क्या कर रहा है। और जो सबसे जो बेहतरीन चीज होती है इंटरव्यूज की फोकस ग्रुप की, इसमें लोगों के एहसास, जज्बात, हालात, उनका पता चल जाता है कि उनके इमोशंस क्या है। अब जो क्वालिटेटिव स्टडी होती है वो बेसिकली इमोशंस पे डील करती है। इस तरह के टूल्स हैं जैसे कि एटलस टीआई और अनविवो, उनमें इमोशंस को बाकायदा कैप्चर किया जाता है, तो इमोशन से लिंक फिर स्टैब्लिश किया जाता है। ये एक नया एरिया है लोगों को डिटेल में समझने का। इसकी वीकनेसेस क्या है, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई वसाइल बड़े लगते हैं। इंटरव्यू करना अगर आपने किसी बंदे का, उससे वक्त लेना है, ऑब्वियसली उसकी एनर्जी चाहिए, फिर उसने जो बोला है उसको फिर आपने लिखने पे लाना है, उसको फिर डाटा को एनालाइज करना है। अगर उसको बोला है, अगर आपने उसको कहीं प्रेजेंट भी करना है टीवी पे, उसमें भी ऑब्वियसली खर्चा आएगा। बड़ी टीम्स होती हैं और बाज़ औक़ात बहुत कुछ आपको काटना भी पड़ता है, उसकी प्राइवेसी होती है और हो सकता है बाद में वो अपनी राय बदल ले कि भाई नहीं नहीं ये बात मैंने नहीं करनी थी, मैंने फिर दूसरी बात करनी थी, तो आप फिर दोबारा दूसरा टेक लें, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि जो इंटरव्यूज की वीकनेस होती है वो ये होती है कि लोग समटाइम्स आपको इंटरव्यू देना भी नहीं चाहते, ठीक है, लोग पब्लिकली आना भी नहीं चाहते। नेगेटिव, फॉर एग्जांपल मुल्क के हालात खराब हैं, अगर आपसे कोई मैसेज में पूछे कितने खराब हैं, बहुत खराब हैं, आप
मैसेज में वो सर्वे करके दे दोगे। लेकिन अगर आपका कोई इंटरव्यू लेने आ जाए तो आप बहुत घबराएंगे कि भाई मैं अपना फेस कैसे बताऊं, मैं अपना नाम कैसे बताऊं। ठीक है। और इंटरव्यूज मोस्टली स्मॉल ग्रुप्स में होते हैं, ऑब्वियसली बड़े ग्रुप्स में नहीं हो सकते। तो सूटेबल कब होता है? सूटेबल तब होता है जब आप लोगों की राय जानना चाहते हैं, उनके इमोशंस जानना चाहते हैं, जब कोई मुश्किल मसाइल के ऊपर आप डाटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तब आप इंटरव्यूज और फोकस ग्रुप्स करते हैं। तो अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारे पास जो क्वेश्चनियर है, जो सर्वेज है, उनका क्या मकसद है, इंटरव्यूज फोकस ग्रुप्स का क्या मकसद है, वीक स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, सूटेबल आपके पास सिनेरियोज क्या है जहां से आपने इनको यूज करना है। अच्छा, जो तीसरा तरीका होता है वो ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होता है। इसकी भी हमारे पास 3 किस्में हैं: मेथड, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और सूटेबल सिनेरियोज। जो 4 चीजें हमने पिछलों की डिस्कस की, इसकी भी हम ये डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मेथड की बात करेंगे। ऑब्जर्वेशनल रिसर्च क्या होता है? वो देखने देखने से होता है। ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल आपको लगे यार जो पागल खाने में वो पागल है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे सोचते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप जाते हैं, आप उनको देखते हैं। अब इसमें 2 किस्में होती हैं। या तो होता है कि आप ऑब्जर्वेशनल ग्रुप का हिस्सा बन जाए, आप भी पागल बन के वहां पे पागलों को देखें। ठीक है। वो पार्टिसिपेंट एक खुद वही चीज बन जाता है जिस माहौल को वो देखना चाहता है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप एज एक्सपर्ट जाए,